अध्याय 4। देर रात आकाश में चांद निकलने की काफी देर बाद नौकरानियां सफेद गुलाबों से भरे बगीचे में गुप्त रूप से बातें कर रही थीं। आज मेरा दिन कठिन था। यहाँ भी वैसा ही। वैसे मैरिलीन कहाँ है? वह शायद लेडी फ्लोएन द्वारा डांटा जा रहा है। उसी समय मैरिलीन उनके सामने आ गई। मैरिलीन, नौकरानियां चिंतित भावों के साथ उसके पास आई और उससे सवालों की झड़ी लगा दी। आपका दिन कैसा था? सेला के सवाल पर मैरिलीन ने हाल ही में हुई घटना को याद किया और आह भरी। उसने ठीक होने का नाटक किया, लेकिन हालांकि जुवेलियन ने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की थी, मैरिलीन अपनी नीली आंखों में आंसू देख सकती थी। महिला के चेहरे पर अजीब भाव थे और एक मजबूर, लगभग शर्मिंदा मुस्कुराहट थी। जुवेलियन ने अक्सर नौकरानियों को धमकाया था, लेकिन उसे इस तरह देखकर मैरिलीन को उसके प्रति सहानुभूति महसूस हुई। नहीं, कुछ रोने की आवाज थी। मैरिलीन के शब्दों पर नौकरानियों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने जुवेलियन की आलोचना करना शुरू कर दिया। लेडी फ्लोएन वास्तव में बहुत ज्यादा है। ये सही है, उसे इसे सर मिखाइल पर निकालना चाहिए था, आप पर नहीं, मैरिलीन। मैरिलीन ने उसकी कनपटी पर मालिश की। ऐसा लग रहा था जैसे नौकरानियों ने उसे गलत समझा था, ये देखकर कि वे उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मैं नहीं। लेडी फ्लोएन रो रही थी। नौकरानियों में से एक, जिसने पूछा था कि क्या जुवेलियन ने मैरिलीन पर कुछ फेंका था, उसके शब्दों से चौंक गई। उसकी खरगोश जैसी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या? मैं नहाने की तैयारी के बाद उसके कमरे में गया और उसे छिपकर रोते हुए देखा। सभी नौकरानियों ने संदेह से भौहें सिकोड़ लीं। वे जानते थे कि जुवेलियन किस तरह का व्यक्ति था। मैरिलीन ने अभी जो कहा उस पर विश्वास करना कठिन था। क्या उसने सचमुच? ऐसा लगता है जैसे ब्रेकअप ने उस पर बहुत असर डाला। आज रात भी वह बहुत सुस्त लग रही थी। एक आदमी की आवाज से पहले शांति का माहौल टूट गया। वो रोई। उसके अचानक रुकने पर सभी नौकरानियां आश्चर्य से चौंक उठीं। मालिक, संपत्ति के मालिक ड्यूक फ्लोएन ने उन्हें कठोर भाव से देखा। दासियां भय से कांप उठीं। जुवेलियन के बारे में बात करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उनके पास दंडित होने का कोई बहाना नहीं था। आप? ड्यूक की मोर नीली आंखें मैरिलीन पर पड़ीं। मैरिलीन ने अपनी सांसें रोक लीं और अपने मालिक के बोलने का इंतजार कर रही थी। मुझे विस्तार से बताएं कि आपने क्या देखा, उन्होंने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जब मैं उठा तो मेरा शरीर कल की तुलना में हल्का महसूस हुआ। मुझे लगता है कि आज का दिन अच्छा होगा। कुछ समय के लिए घरेलू व्यक्ति के रूप में अपने दिन बिताना कोई बुरा विचार नहीं होगा। मेरी योजना ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खाने और एकांत में रहने की थी। हालांकि ये योजना केवल एक इच्छा जितनी ही अच्छी थी। किसी कारण से मेरे पिता ने मुझे आज सुबह उनके साथ नाश्ता करने के लिए कहा। कैसे खाना है? खाना बेशक अच्छा है। यह आपकी उपस्थिति है जो मुझे बीमार कर देगी, पिता। ये बहुत अच्छा है। मैं पूरी सच्चाई व्यक्त नहीं कर सका। मैं बस एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया देने के बाद उत्सुकता से खाना खा सका। मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा ताकि मैं अपने कमरे में वापस जा सकूं। हल्के नाश्ते के लिए ये थोड़ा बोझिल लगने के बावजूद मैंने व्यावहारिक रूप से भोजन को निगल लिया। धीरे धीरे खाएं, तुम बीमार हो जाओगे। मेरे पापा मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई किसी दयनीय चीज को देखता है। लेकिन आप ही हैं जो मुझे बीमार कर रहे हैं। मैं पहले से ही हैरान था कि उसने मुझे अचानक नाश्ते के लिए बुलाया था। जब मैं खाना खा रही थी तो वह मुझे घूरकर इसे और भी बदतर बना रहा था। वह इसे क्यों कर रहा है? क्या वह चुपचाप मुझे मिखाइल से रिश्ता तोड़ने के लिए डांट रहा है? मैं यथाशीघ्र भोजन कक्ष छोड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से केवल मेरी असुविधा ही प्रकट होती। मैंने जबरदस्ती भोजन को गले से नीचे उतारना जारी रखा। कुछ ही देर में मेरे पिता ने मुझसे दूर देखा और आह भरी। वह शायद सोचता है कि मैं दयनीय हूँ। खैर, ये समझ में आता है। मेरे पिता को ड्यूक की महान उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने शाही शूरवीरों के एक विशिष्ट समूह और संपूर्ण केंद्रीय सेना का भी नेतृत्व किया। 20 साल पहले हुए युद्ध को शानदार जीत दिलाने के बाद वह साम्राज्य के सबसे सम्मानित नायक और सबसे मजबूत तलवारबाज बन गए।
उसके पास सब कुछ है। इसके अलावा मेरे पिता भी बहुत खूबसूरत इंसान थे। उन्हें आज भी शादी के प्रस्ताव मिलते हैं। अगर वह सोचता है कि मैं दयनीय हूं तो उसकी मदद नहीं की जा सकती। मेरे पिता एक ऐसे चरित्र थे जिनके पास सब कुछ था। मैं केवल औसत दर्जे की तुलना नहीं थी, बल्कि दयनीय थी। न केवल मैं प्रतिभाहीन थी, बल्कि जब मैं मिखाइल का पीछा करती थी तो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर गई। मेरी खराब सामाजिक कुशलता के कारण मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। अन्य उपन्यासों में खलनायिकाएं अपने सामाजिक दायरे में अभी भी लोकप्रिय हैं, चाहे वे कैसा भी व्यवहार करें। ये चरित्र कुछ हद तक यथार्थवादी है। जब मैंने दोबारा अपने पिता से नजरें मिलाईं तो मैं अनजाने में नाराज हो गया। क्या आपको ये चाहिए? उसने सोचा होगा कि मैं उसके सामने खाने की प्लेट देख रहा हूँ। मैंने अपना सिर हिलाया, लेकिन मांस का एक बड़ा टुकड़ा पहले ही मेरी प्लेट में आ चुका था। खाओ। पेट भर जाने के बावजूद पापा ने मुझे जो दिया था, मैं उसे मना नहीं कर सका। आप मेरे साथ यह क्यों कर रहे हो? जब मैं अधिक खाने से चुपचाप पीड़ित था, तो उसने अचानक मेरा नाम पुकारा। जुवेलियन। हाँ, आपका आदर्श प्रकार क्या है? मैंने अप्रत्याशित प्रश्न पर अपना कांटा गिरा दिया। आखिर वह ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? भोजन कक्ष में एक नौकर ने मेरे कांटे को एक नए कांटे से बदल दिया, लेकिन मैं इतना हैरान था कि मुझे लगा जैसे मैं इसे फिर से गिराने जा रहा हूँ। मैं बस उत्सुक हूँ। हालांकि यह एक साधारण सवाल था, लेकिन पिछले 18 वर्षों में उन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था, इसे देखते हुए इसका कोई मतलब नहीं था। उसे मुझमें कभी दिलचस्पी नहीं थी, तो अब वह ये क्यों पूछ रहा है? मेरे मन में अचानक एक असहज विचार आया। बिल्कुल नहीं, क्या वह मेरी शादी किसी और से करने की कोशिश कर रहा है? वह वास्तव में एक उत्तराधिकारी चाहता होगा। यह एक विश्वसनीय परिकल्पना थी। उनकी एकमात्र संतान होने के नाते मैं उत्तराधिकारी के रूप में योग्य नहीं था कि वह अपनी उपाधि किसे दे सके। मैं शादी करने के बजाय सौतेली माँ और सौतेला भाई रखना पसंद करूंगी। उसके सवाल का क्या मतलब है? इस पर तुरंत विचार करने के बाद मैंने कुछ ऐसा बताया जो शायद इस दुनिया में असंभव था। मुझे यकीन नहीं है, शायद कोई आदमी आपसे ज्यादा ताकतवर होगा, पिताजी। उसने अपने आप में कुछ बड़बड़ाया, फिर मेरी ओर घूर कर देखा। क्या आप गंभीर हैं? उसने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आवाज़ सुनकर और उसकी बर्फीली आंखें देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है। साम्राज्य में मेरे पिता से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं था। उसे और अधिक परेशान न करने के लिए मैंने जल्दी से अपना उत्तर बदल दिया। मेरा मतलब है, यह अच्छा होगा, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है? पिता साम्राज्य में सबसे मजबूत तलवारबाज हैं। मेरी प्रशंसा से उसके भाव नर्म हो गए। तो आपका अंतिम उत्तर क्या है? मुझे एक अलग विषय पर आगे बढ़ने की आशा थी, लेकिन ऐसा लगा कि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे किसी को परेशान किए बिना लगभग असंभव परिस्थितियों का उल्लेख करने की आवश्यकता है। आखिरकार फ्लोएम घराने से अधिक प्रतिष्ठा किसी अन्य परिवार के पास नहीं थी। यहाँ तक कि अगर उसने मुझे शादी के लिए किसी आदमी से मिलवाया, तो भी मैं बस इतना कह सकती हूँ कि वह हमारे परिवार के मानकों पर फिट नहीं बैठता और उसे खारिज कर देती हूँ। अपने विचारों को स्पष्ट करने के बाद मैंने दृढ़ भाव से अपने पिता की ओर देखा और कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक उसके पास सब कुछ न हो। मैं सबसे अमीर, प्रसिद्ध और सक्षम व्यक्ति चाहती हूँ। मैंने इस संभावना पर विश्वास कर लिया कि मैं शादी नहीं करने जा रहा हूँ और किसी भी बदलाव के लिए उसकी अभिव्यक्ति देखी। उसका चेहरा वैसा ही रहा, जिससे मेरे लिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि वह क्या सोच रहा था। एक लंबी खामोशी के बाद आखिरकार वह बोला, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे मना लिया है। मैंने राहत की सांस ली। मैं बहुत थक गया हूँ। बस थोड़ी देर और फिर मैं अपने कमरे में वापस जा सकता हूँ। मुझे अपने पिता के साथ समय बिताने में असहजता महसूस हुई, इसलिए मैं नाश्ते के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। जुवेलियन। हाँ, मैं थोड़ा घबरा गया था कि वह आगे क्या कहेगा, लेकिन इस बार मैं उत्तर देने के लिए तैयार था। चाहे आप कुछ भी पूछें, मैं इसका उत्तर दूंगा। उसके होंठ धीरे धीरे खुले। चलो साथ में कहीं चलते हैं।
उसके अचानक पूछे गए सवाल से चौंककर मैंने दूसरी बार अपना कांटा गिरा दिया। कहीं जाओ। मैंने जुवेलियन की 18 वर्षों की स्मृतियों को खंगाला, ये देखने के लिए कि क्या मैं कभी अपने पिता के साथ कहीं गया था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। क्यों? जब मैंने उनके अप्रत्याशित प्रस्ताव का जवाब दिया, तो उन्होंने शांति से कहा, सिर्फ इसलिए। उसके संक्षिप्त उत्तर से हतप्रभ होकर मेरे सिर में हल्का दर्द महसूस हुआ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, पिताजी? हम अंततः आर्केड स्ट्रीट पर गए। यहाँ आधुनिक शॉपिंग मॉल के समान एक उच्च स्तरीय शॉपिंग मॉल था जहाँ कई दुकानें एक ही छत के नीचे एकत्रित होती थीं। वह, मेरे पिता ने एक अजीब सी दिखने वाली उल्लू घड़ी की ओर इशारा किया। हमारा मार्गदर्शन करने वाले क्लर्क ने किसी को बुलाया। नील, उल्लू घड़ी जोड़ो। मैंने निराशा से आह भरी। मेरा सिर धड़क गया, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं नहीं समझता, आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो मैंने कोशिश की कि मेरी नज़र किसी एक वस्तु पर ज्यादा देर तक न टिके। लेकिन जैसे ही मैं असंख्य दुकानों के पास से गुजरा, एक चीनी मिट्टी के खरगोश पर मेरी नज़र पड़ी। ये बहुत महंगा है। मेरे पिछले जीवन में चीनी मिट्टी की चीज़ें आमतौर पर इस्तेमाल की जाती थीं, लेकिन इस दुनिया में यह एक उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु थी जिसे केवल कुछ ही लोग खरीद सकते थे। यही कारण है कि जानवरों, फूलों और लोगों के रूप में चीनी मिट्टी की आकृतियों से कई लोग ईर्ष्या करते थे। लानत है, मुझे नहीं लगता कि यह उतना सुंदर दिखता है। हमारे चारों ओर दर्शक इसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, लेकिन चीनी मिट्टी के खरगोश को रंगने वाले विभिन्न रंग गंदे और विचित्र लग रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इसके लिए इतना पैसा क्यों देंगे। उस पल मुझे अपने पीछे एक बोझिल निगाह महसूस हुई और मैंने तुरंत अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर दिया। ओह, दोबारा नहीं। हालांकि मैंने ठान लिया था कि मैं किसी भी एक वस्तु को बहुत देर तक नहीं देखूंगा, मैं कुछ देर तक इस विचित्र वस्तु को देखता रहा। जैसे ही मैं अपनी गलती पर विचार कर रहा था, मैंने अपने पिता को बोलते हुए सुना। वह भी। उसने चीनी मिट्टी के खरगोश की ओर इशारा किया। मैंने हताशा से भौहें चढ़ा लीं। वह उन चीज़ों को क्यों खरीदता रहता है जिन्हें मैं देख रहा हूँ। कहानी खत्म। अलविदा।